रिलीज में एक मूवी आ रही है एस राजामौली सर की वाराणसी। मेरा मानना है एक नेता ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो जो ग्रोथ होना चाहिए इंडिया में वो नहीं हो पा रहा। आपका कोई ऐसा डायरेक्टर है जो किसी डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का सपना है? आवाज़ उठाने से अच्छा है अपनी आवाज़ बुलंद करने पर काम करो। और मैं मूव ऑन कर गया और अपना काम करता गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बात कही थी, क्रिएटिविटी डज नीड मनी। क्या बदलाव चाहते हो इंडिया में? फिल्में बड़ी या छोटी नहीं होती है, फिल्में अच्छी या बुरी होती है। टाइम आया होगा ना, एक मुश्किल टाइम आता है, मुश्किल टाइम में कोई कौन आपके साथ खड़ा है? और क्यों खड़ा हो कोई आपके साथ, ये आपकी अपनी लड़ाई है। तो आपका स्टार्टिंग से कॉम्पिटिटर रहा है जिससे आपको जलन हुई हो? फिट रहने के लिए आप क्या करते हो? आपका रूटीन क्या रहता है? हैप्पीनेस इज द की। अगर आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है और सहज होकर के, तो समझ लो वही आपकी कामयाबी है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर, ये गलत मानता हूँ मैं। मेरा मानना है कर्म किए जाओ और फल की इच्छा भी बिल्कुल रखो। हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे साथ है बॉलीवुड के सबसे जाने माने कलाकार जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एड्स, फिल्में, मूवीज़ और वेब सीरीज बहुत सारा काम किया हुआ है बॉलीवुड में। सो आज मिलते हैं, हमारे साथ है राजकुमार कनौजिया सर। सो हाय सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन और थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। और वाकई अच्छा हूँ मैं, दिन तो भी सर, अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ। जी सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो सर आप शुरू से फिल्मों में आना चाहते थे, कलाकार बनना चाहते थे, या फिर कुछ और आप करना चाहते थे? नहीं, जहाँ तक कि मुझे जब होश आया, मतलब जब तक समझ आई, तब से मैं यही बनना चाहता था। और उसके पहले भी बचपने से ही शुरू हो गया था। मैं नाटकों में भाग लिया करता था, स्कूल के, कॉलेज के, और इस तरह से फिर ऐसा लगा कि अब यही कर सकता हूँ और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो आप स्टार्टिंग से आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप जी, जी करते थे? बिल्कुल, जी। तो ये सिलसिला आपका कब तक चलता रहा? आपने थिएटर करा, थिएटर? ये अपने, जैसे मैंने कहा कि जब होश संभाला तब से लगा कि हाँ यही करना है, और ये सिलसिला जारी रहा। स्कूल, इंटर स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, और फिर प्रोफेशनल थिएटर, और फिर थिएटर से ही फिर मीडिया की तरफ आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की तरफ। और फिर इसी में रुझान था, चूँकि अब फिर ऐसा है कि जीना मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, फिर यही करता रह गया। तो सर आपकी फर्स्ट फ़िल्म कौन-सी थी? आपने बहुत सारा एड्स किए हुए, फ़िल्में किए हुए, वेब सीरीज़ भी किए हुए आपने। तो सबसे फर्स्ट फ़िल्म आपकी कौन-सी थी? पहली फ़िल्म थी मेरी फिर भी दिल हिंदुस्तानी, जो कि शाहरुख खान, जूही चावला और अज़ीज़ मिर्ज़ा उसके प्रोड्यूसर भी थे। वो मेरी पहली फ़िल्म थी। उसमें सर आपने काम किया, हुँ। तो उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? कुछ याद है? उसमें चूँकि मेरी पहली फ़िल्म थी, मैंने ऑडिशन दिया था और उसमें एक छोटा-सा किरदार था, लेकिन अहम किरदार था। तो वो सीन था, मेरे ऊपर पिक्चराइज़ किया गया था, तो और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहली मर्तबा फ़िल्म शूटिंग करने मैं हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी, जबकि नया-नया बना था, तब गया था। तो आई वाज़ रियली हैप्पी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। तो आपने फ़िल्म में काम किया, हुँ, उस टाइम आपने शाहरुख खान सर और हुँ, जूही चावला, ये इन लोगों के साथ आपने काम किया, तो हुँ। उनका उनका कैसा आपके प्रति कैसा बिहेवियर रहा? कैसा बर्ताव रहा? देखिए, कुछ ज़ाहिर-सी बात है कि चूँकि वो मेरी पहली फ़िल्म थी और तब तक वो बहुत बड़े स्टार थे, शाहरुख खान, जूही चावला बहुत, तो इतना हमारा कन्वर्सेशन होने की कोई हुँ, गुंजाइश पैदा होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे दूर से उनको देखना, हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने बहुत कुछ उधर जानने को मिला, मानने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला। तो एक तरह से वो कह सकते हैं कि वो अनुभव आज तक सँजो के रखा हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे, मतलब इंडस्ट्री की बारीकी चीज़ों का ज्ञान हुआ वहाँ से। तो सीखने को ज़्यादा मिला। हाँ, तो मैं सदा कृतज्ञ रहूँगा उस पहले अनुभव का।
तो सर आपका क्यों ऐसा है कि आप ज़्यादातर कॉमेडी करते हैं? कॉमेडी आपको हुँ, कैरेक्टर्स मिलते हैं, रोल्स मिलते हैं, हमने बहुत देखा है आपका, आपने बहुत हुँ। सारा एड्स भी किया हुआ है। तो कॉमेडी आपको अच्छा लगता है? कॉमेडी नहीं, कंटेंट? बात अच्छे-बुरे की नहीं है। एक्चुअली दरअसल होता यूँ है कि यहाँ पर स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। जब आपका कोई एक काम मकबूल हो जाता हुँ, है, तो लोगों को लगता है कि यही कराया जाए इससे। हम सहज हैं या नहीं, वो लोग अपनी सहजता ढूँढते हैं। होता ऐसा है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। यहाँ भेड़-चाल में लोग चलते हैं और जो चलता है उसी उसी को लोग चलाते हैं। और फिर वही चलता हुआ घोड़ा जब घायल हो जाता है तो फिर मूर्छित हो जाता है, उसको फिर पूछते भी नहीं है। इस तरह का है, तो सर चयन है। ये सर आपको लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है? ठीक है, अभी ऐसे में हम एक ही ऐसे में ये ओटीटी बहुत अच्छा माध्यम आ गया है, हुँ, जिससे एक नई एक उम्मीद जाग उठी है और अब जाकर के मुझे अच्छे-अच्छे किरदार जो मुझे करना है, जो मेरे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर है, वो सब करने को मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी। जैसे राणा नायडू में मेरा बहुत अच्छा नेगेटिव रोल था। ओटीटी तो प्लेटफ़ॉर्म को आप सर कैसे देखते हैं? आजकल का जो दौर चला है, ओ आजकल काफ़ी नए-नए जो एक्टर बनने आते हैं, हुँ। उनके लिए भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आई थिंक। तो आप इसको कैसे देखते हैं ओटीटी को? ओटीटी एक बहुत ही मतलब उम्दा पहल है, बहुत अद्भुत है क्योंकि इसमें न कि सिर्फ़ आर्टिस्ट बल्कि सारे टेक्नीशियंस और सबको एक नया अवसर मिल रहा है और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो धीरे-धीरे अब हर खेड़े गाँव में भी जा रहा है, नहीं तो पहले ये सिर्फ़ मेट्रो सिटीज़ तक था। अब ओटीटी गाँव, देहात हर जगह जा रहा है। जैसे मेरी कुछ-कुछ सीरीज़ है, जैसे मैंने राणा नायडू की, सनफ्लावर सीज़न 2 की, द गुड वाइफ्स की, तो मैं हतप्रभ हो गया कि छोटे-छोटे गाँव देहातों में भी लोग मुझे देख रहे, जान रहे जानते-पहचानते हैं। उस किरदार से। तो ये ओटीटी की रीच सही मायने में अब फ़िल्मों और टीवी से बढ़ कर के हो गई है। सर ओटीटी का मिसयूज़ भी तो हो रहा है ना, ओटीटी जो प्लेटफ़ॉर्म है लाइक ओटीटी चलिए ठीक है। जो आजकल लोग कंटेंट क्रिएटर हो गए, जो लोग कंटेंट बनाते हैं, तो उसका आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है? और जो जो सोसाइटी में, समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, हुँ। वो नहीं भी जा रहा है। देखिए, अगर आप मिसयूज़ की बात करते हैं तो ये निर्भर करता है हमारे और आपके ऊपर कि हम किसी चीज़ का सदुपयोग या दुरुपयोग कैसा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल हमारे हाथ में है, अगर हम सद्बुद्धि हमारे पास तो हम उसका सदुपयोग करेंगे और अगर नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट है, आपकी मति भ्रष्ट है तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छे भी बुरे भी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसमें क्या देख रहे हैं सर उसे। आप ये ओटीटी जो प्लेटफ़ॉर्म है, ओटीटी हुँ, प्लेटफ़ॉर्म और जो पहले हमारा एक मूवी हो गया, हुँ, मूवी और सीरीज़ आती है, डॉक्यूमेंट्री आती है, हुँ। तो उसका जो अभिनय है और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में जो अभिनय होता है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? डिफ़रेंस क्या आपको लगता है? डिफ़रेंस ये है कि बड़े पर्दे में थोड़ा-सा लार्जर दैन लाइफ़ वाला मामला होता है। ओटीटी में सटल अंडर प्ले चलता है और ओटीटी में बॉडी के अतिरिक्त आपको आँखों से बात करनी होती है। वहाँ पर आँखें आपके मायने रखती हैं। तो देखने जाओ तो हर प्लेटफ़ॉर्म एक ही तरह से है, बस खाली उसमें थोड़ा-थोड़ा बदल जाता है पहलू। जैसे कि मैंने कहा इसमें अंडर प्ले करना होता है, आँखों से हमको एक अभिनेता को अभिव्यक्त करना होता है, उसके सारे संवाद, वो एक डिफ़रेंस है और बाकी हर जगह कॉमन फैक्टर ये है कि कॉन्फिडेंस और विल पावर, ये यही मेन है। तो सर आप जब स्टार्टिंग से काम करते आ रहे, कंटिन्यूअसली जब आप करते आते हैं, हुँ, डाउनफॉल भी आता है हुँ, लाइफ़ में, हुँ। तो ऐसा कौन-सा टाइम था आपको लगा कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा है ऐसा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा? देखिए, जहाँ तक कि आप डाउनफॉल की बात कर रहे हो या नेगेटिविटी की बात करते हो या ऐसी ये सब जो बातें नकारात्मक बातें हैं। पहली बात तो अगर कोई एक्टर या कोई भी आदमी हो, डायरेक्टर हो, कोई भी अगर वो एक पर्टिकुलर एक गोल लेकर के चलता है लाइफ़ में तो मुझे नहीं लगता उसे कभी गिव अप का उसके दिमाग में भी आना चाहिए। गिव अप का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, करना ही नहीं किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई भी फ़ील्ड में नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मेरा मानना है अगर आपको ऊपर वाले ने एक और दिन दिया है जीने के लिए, इसका मतलब कुछ न कुछ ऊपर वाले का मकसद है। उसने आपको एक और दिन दिया है मतलब वो आपको बता रहा है
इशारा कर रहा है कि मैंने एक और दिन दिया है, जा अपनी ज़िंदगी जी ले, मतलब अपने गोल की तरफ बढ़। तो गिव अप हम कर ही नहीं सकते। और डाउनफॉल और राइज़, ये तो एक प्रोस एंड कॉन्स, एक एक पहलू है, दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों साथ-साथ लेकर के चलना चाहिए। से इंसान जब कभी-कभी अकेला, बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, अकेला फ़ील करता है, उसको कोई हेल्प सपोर्ट के लिए लोग नहीं होते। पर्सनल, प्रोफ़ेशनल चारों तरफ से वो कंजेस्टेड हो जाता है। तो उस मोमेंट में कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम अकेले आए हैं, अकेले जाएँगे। तो जब हम अकेले हैं तो दूसरों से उम्मीद क्या करना, और उम्मीद ही दुःख का कारण होता है। जो आप बात कर रहे हो, हुँ। ये दुःख का कारण ही उम्मीद है, तो उम्मीद रखो ही मत। और अगर उम्मीद रखना है तो अपने आप से रखो, और अकेले है, अकेले लड़ो, मरो, लड़बो पर करबो मरबो, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बिलीव करो और सकारात्मक रहो। और अगर आप यू आर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ, तो आई डोंट थिंक सो। एंड अबव ऑल, टेक लाइफ एज़ इट कम्स। क्योंकि वी पीपल नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग कम व्हाट मे ग्रेसफुली, so that we shouldn't have any regrets and grudges for whatsoever. That's what I firmly believe in. आप बस निश्चिंत रहो। और अगर आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है, चीज़ें नहीं बन पा रही है, तो बेटर है सरेंडर कर दो और ऊपर वाले को छोड़ दो। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप हाथ में हाथ धरे बैठे। आप प्रयास जारी रखो। सर, आपका जो पर्सनैलिटी था, थोड़ा हुँ, डार्क स्किन था, इसकी हुँ, वजह से आपको बहुत सारे लोगों ने आई थिंक मज़ाक भी उड़ाया है। हुँ, और लोगों ने बोला भी है आपको कि हुँ, ये कौन-सा एक्टर, कौन-सा हुँ, आर्टिस्ट, हुँ। तो इसको आप कैसे लेते थे? कैसे देखते थे? सबसे पहले तो डार्क था नहीं, डार्क हूँ अभी भी। हुँ। लेकिन मेरा मानना ये है, डार्कनेस की तरफ ही उजाला आता है। क्योंकि जहाँ डार्क है वहाँ उजाला, अंधेरा है वहाँ उजाला है। तो और जब तक आपके साथ छलावा नहीं किया जाएगा, जब तक आपके साथ फँसाया नहीं जाएगा, जब तक आपको कुछ खरीदेंगे नहीं लोग, आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप पॉज़िटिव बनोगे कैसे? तो ये लाज़मी है। आपको आपको ह्यूमिलिएशन भी जितना आप सहोगे उतना कहोगे अपने आप से और दुनिया नहीं से। सर, बुरा भी तो लगता होगा ना हुँ, आपको, और इसका डिसएडवांटेज भी होता है ना हुँ। कि एक पर्सनैलिटी, आपको लगता है कि पर्सनैलिटी मैटर करता है? कद-काठी, रंग-रूप की जब बात आती है, तो वो आड़े कभी नहीं आती है, क्योंकि फ़िल्में जो होती हैं हमारे यहाँ, ये गुलदस्ता की तरह होती है। एक जो गुलदस्ता होता है फूलों का, तो उसमें हर तरह के भिन्न-भिन्न, भाँति-भाँति किरदार फूल होता होते हैं। तो ऐसी एक फूल हम भी होते हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम जब जो फूल है हम, उसको हम उसके अंदर कितनी महक डाल रहे हैं, और वो महक हमारे भीतर होती है। लेकिन उसको हम बाहर किस तरह से उसको निखारते हैं। जिस दिन वो महक आने लगेगी फूलों से, तो ज़ाहिर-सी बात है हर वो मालिक लेने को व्याकुल रहेगा। तो बस यही प्रयास रहना चाहिए कि आप सामने वाले को आप एकदम ये कर दो, विवश कर दो खरीदने पर। तो वही कोशिश है, अभी संघर्ष जारी है, हिम्मत नहीं हारी है, ताकत ढेर सारी है। तो सर, कभी ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ कि आपके लुक के हिसाब से, लुक की वजह से, हुँ, पर्सनालिटी की वजह से, आपके हाथ से जो बहुत सारे कैरेक्टर आपके लाइफ में आए होंगे, हुँ, तो उसमें से ऐसा कैरेक्टर आप नहीं कर पाए होंगे कि यार ये मेरे से निकल गया हाथ से। हुँ। और नहीं, देखिए क्या होता है, एक लाइन है कि यहाँ कभी भी किसी को कुछ भी नहीं आता है। हाँ, आता है तो सिर्फ़ उसका वक़्त आता है, और जब उसका वक़्त आता है तो उसको सब कुछ आता है, ऐसा सबको लगता है। तो उसी भीड़ के हिस्से हैं टमकते हुए हम। तो ये हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस होता है कि हम उसकी तरफ कैसे जाएँ, और अगर ऐसी कोई क्षति पहुँचती हमको, तो उसका हम निवारण कैसे करें? बिकॉज़ अल्टीमेटली एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। तो जो आप बात कर रहे हो, तो ये कतई मैटर नहीं करता है, और अगर वो होता भी है तो सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। कई ऐसे किरदार हैं, अगर आप कद-काठी की बात करते हो, तो जैसे राजपाल यादव, उसकी कद-काठी कैसे आप जानते हैं, लेकिन वो आर्मी मैन बन चुका है एक फ़िल्म में, अनिल शर्मा की। तो ऐसे द हीरो आई थिंक फ़िल्म का नाम था। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो कद-काठी के ऊपर जा चुके हैं। तो वैसे ही टैलेंट मैटर हुँ, करता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो अभी इंडस्ट्री में आप काफ़ी टाइम से हैं, तो आपको तो हुँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा। हुँ, आपके हिसाब से आपको लगता है कि इंडस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा चलते हैं, हुँ। टैलेंट कम चलता है? आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ एक्चुअली है ना, सब मौकापरस्त लोग हैं, और यहाँ सब फ़ायदे-नुकसान के लिए बैठे हुए हैं।
और यहाँ बेसिकली नेटवर्किंग और गिव एंड टेक, ये दो ही चीज़ पर सिस्टम पूरा रुका हुआ है, उसी पर चल रहा है। गिव एंड टेक, एक दूसरे को यूज़ करना, अगर यूज़ नहीं कर पाए तो उसको अब्यूज़ करना, और शोषित है समाज। और लेकिन मेरा मानना है शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों पाप के बराबर भागीदार होते हैं। शोषण कैसे आपके ऑफ इंडस्ट्री में कोर्स कैसे होता है शोषण? शोषण होता है, ऑफ कैसे? कोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतना काम कर रखा है, तो कभी इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के कोई अपना पुराना रिलेशन दिखा करके बोलेगा यार मेरे लिए कर लो यार ये वो, फिर सेट पर जाकर के पता लगता है अरे ये दो मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा भी शोषण किया जाता है। तो शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों पाप के बराबर भागीदार होते हैं। नेपोटिज्म जो बोला जाता है, वर्ड हम्म। बोला जाता है, आजकल ज़्यादा ही यूज होता है, हम्म। स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। आपको लगता है ये मैटर करता है या डिजर्व हो, ये नहीं, होता है ऐसा? नेपोटिज्म नाम की चीज़ तो मेरे ख़्याल से ये ऐवें ही बवाल हो रहा है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बट बात है। एडवांटेज तो होता होगा ना सर? नहीं, नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, कल को आपका बेटा उठ कर के बोले मैं इस फ़ील्ड में आना चाहता हूँ, या मेरा बेटा बोले, तो हम तो करेंगे ही प्रोत्साहित। ऑफ़ कोर्स, तो आप फिर चाहोगे अपने लड़के को ऑफ़ कोर्स इसमें? अगर वो बशर्ते वो अगर चाहता है, तो मैं तो चाहूँगा ही कि वो आए, और मैं अपनी तरफ से पूरी आपको सपोर्ट कोई करूँगा। प्रॉब्लम नहीं है नहीं, इसमें? वो नेपोटिज़्म कैसा कहलाएगा? वो ये रॉन्ग है। मेरा मानना ये है, अगर आपका अपना कोई है तो आप उसे अगर सपोर्ट करना ही चाहिए कायदे से, तो नेपोटिज्म कैसा कहलाएगा? सर आपने सलमान खान के साथ में भी काम किया है 6 बार। 6 बार आपने काम हम्म। किया, दबंग में भी आपने काम हाँ। किया हुआ है। तो कैसा उसमें आपको कैसे उसमें रोल मिला और कैसा अ, एक्सपीरियंस रहा मैं उसका? सबसे पहली मर्तबा सलमान खान के साथ काम किया था, गॉड टू सी ग्रेट हो फ़िल्म एक थी, जिसमें मेरा मिंटो फ्रेश का ऐड बहुत फ़ेमस हुआ था। तो वो रूमी जाफ़री जो डायरेक्टर थे उन्होंने देखा था, और सलमान भाई ने भी देखा था, और दोनों ने मिलकर के फिर फ़ैसला किया कि मैं करूँ वो किरदार। तो एक कैरेक्टर था बहुत अच्छा, जिसमें मेरा कैरेक्टर का नाम भी सलमान भाई ने ही दिया था, टीएलवी प्रसाद। अच्छा। तो वो उन्होंने ही दिया था, और उस फ़िल्म के लिए मैं एक पर्टिकुलर सीन के लिए गंजा भी हुआ था, जिसकी उन्होंने बाकायदा कंपनसेट किया था, और पहली मर्तबा किया। लेकिन मैं सलमान भाई के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, कैसा उनकी आपका उनके साथ एक्सपीरियंस? अच्छे इंसान हैं, और बहुत एलिफेंट मेमोरी है उनका, बहुत शार्प मेमोरी है। मतलब मैं खुद हैरान हो गया कि मैं जब भी जाता था, वो पिछले फ़िल्म के किरदार के नाम से मुझे बुलाते थे, जबकि मैं खुद भूल गया इतना था। उनको ध्यान रहता इतना है? उनका इतना एलिफेंट सारा उनका मेमोरी है। काम चीज़ें? बहुत शार्प है उनकी मेमोरी, बहुत शार्प है। और बोलते हैं ना, हर बड़े आदमी के पीछे कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है जो उनको बड़ा बनाती है। तो शायद ये उनकी वन ऑफ द चीज़ है कि जो उनको बड़ा बनाती है। इतनी एलिफेंट मेमोरी शार्प है उनकी, क्योंकि हाथी की मेमोरी सबसे शार्प मानी जाती है। इंसान कैसे है सर वो? बहुत अच्छे इंसान है। उनका जो इमेज है अभी मार्केट में, जिसे लोग बोलते हैं दबंग है ना? भाई जैसा हुँ। रहते हैं, एटीट्यूड ऐसा, ऐसा हुँ। कुछ आपको फ़ील हुआ कभी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर पाया मैंने उनकी मुस्कुराहट के पीछे, कि जो एक गाना है कैफ़े आज़मी साहब का बहुत फ़ेमस, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो वो मैंने देखा उनकी मुस्कुराहट के पीछे, ऐसा लगा कि भाई सच में बहुत कुछ लेकर के चल रहे हैं, और लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। सर आपने अरबाज़ खान के हुँ। साथ भी आपने काम किया हुआ है, तो एक कोई मूवी शायद दबंग 2 में भी आप थे शायद? अरबाज़ भाई के साथ मैंने उनके 4 कैपेबिलिटीज़ में काम किया है। जैसे एक बार एज़ अ प्रोड्यूसर, वो डॉली की डॉली फ़िल्म मैंने हाँ, की थी, हाँ। उसके प्रोड्यूसर थे वो। और एक बार मैंने उनके साथ काम किया जब वो डायरेक्टर थे दबंग 2 के। फिर एक बार काम किया, हम को-एक्टर थे साथ में। तो बहुत काम किया आपने। हाँ, उनके फिर साथ इवेंट में कैसा? भी हम लोग काम के साथ अच्छा, इवेंट में अच्छा। भी थे। तो ऐसे 4 मर्तबा अरबाज़ भाई के साथ काम किया। उनसे तो बहुत अच्छे संबंध है हमारे, अच्छी बनती है। तो सर अभी आपने इतने सारे एड्स करे हुए हैं, तो हुँ। आप स्टार्टिंग में आप पहले एड्स करते थे, हुँ। स्टार्ट आपका एड से हुआ था? हाँ, मैं बेसिकली रंगकर्मी हूँ। हुँ। रंगमंच से शुरुआत की थी, अभी भी सक्रिय हूँ। तो सबसे पहला मैंने एड फ़िल्म के ही एड ज़रिए अपना कैमरा फेस किया। तो एड्स आपको कैसे मिलते थे स्टार्टिंग में आप? एड दरअसल हुआ यूँ कि मेरे ही एक डायरेक्टर फ्रेंड है राकेश साहू, जो अभी डायरेक्टर है, और वो पहले एक्टर हुआ करते थे। महाभारत में उन्होंने सुदामा का किरदार किया था। तो दरअसल उनको बुलाया गया था एक एड के लिए, लुक टेस्ट के लिए। तो बाइक हुआ करती थी उनके पास, तो बोले अगर तुम फ्री हो तो चलो साथ में। मैं भी साथ में चल दिया तो उन्होंने बोला
आप भी दे दीजिए, आए हो तो। मैं बोला ठीक है, मैंने दे दिया और मेरा हो गया उसमें फिर वो ऐड में। और फिर काम से काम मिलता गया। मेरे जीवन में मुझे अधिकांश काम मिले हैं काम देख करके, तो काम से काम मिलता गया है। तो सर आप स्टार्टिंग से आपका हमने एक इमेज देखा है मार्केट में कि कॉमेडी कॉमेडी, आप कहीं पे भी जाते भी हो तो लोग बोलते हैं कॉमेडी थोड़ा करके दिखाओ, ऐसा इमेज क्यों, ये आपको इमेज अच्छा लगता है? देखिए इमेज, पहली बात तो देखिए एक्टर एक्टर होता है, उसका कोई ये इमेज नहीं होना चाहिए एक्टर का। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो कॉमेडियन है या सीरियस रोल करता है, ऐसा कुछ नहीं। एक्टर एक्टर होता है। लेकिन ये अब चूंकि एक मेरे साथ चल रहा है ना चाहते हुए भी कॉमेडियन, तो जब चल ही रहा है तो चलने दो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी बाकी जो अभी जो काम आ रहे हैं उससे मैं प्रूफ कर रहा हूँ अपने आप को, तो धीरे धीरे वो इमेज भी टूट रही है। मार्केट में आप कैसा काम करना चाहते हैं सर? मार्केट में मार्केट में मैं हर वो काम करना चाहता हूँ जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो। फिर चाहे वो पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव रोल हो या कॉमेडी रोल हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर आपका कपूर फैमिली से भी हमने देखा कि कपूर फैमिली से भी आपका बहुत लंबा रिलेशन रहा। रणबीर कपूर के साथ भी आपने काम किया है। रणबीर कपूर के साथ बेशरम किया है फिल्म। सर के साथ ऋषि कपूर के साथ कप्स एंड का ऐड किया है, ऐड किया है। रणधीर कपूर जी के साथ एक फिल्म की है। और शशि कपूर साहब ने मेरा 2-3 प्लेस मेरे देखे हैं, मुझे सराहा है। संजना कपूर के साथ थिएटर किया है मैंने। और आदित्य राज कपूर को भी मैंने उनके साथ समय, और राज कपूर स्टूडियो में भी मैंने शूटिंग की है। कपूर फैमिली में आपका कैसा? करीना कपूर के साथ ऐड किया है। कैसा रिश्ता रहा आपका? कैसा? नहीं देखिए, यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ हम लोग सब काम करने आए हैं। मतलब यहाँ अपना काम करो और चलते बनो। और यहाँ प्रोजेक्ट फ्रेंडशिप होती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, कोई फिल्म, और मान लो वो 1-1.5 महीना या 2 महीने चल दिया, तो हमको लगता है अरे अभी तो मतलब मित्रता हो गई, जीवन भर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 2 महीने की फ्रेंडशिप होती है पुख्ता, मतलब ऐसा लगता, मतलब जाने पता नहीं कितने ज़माने के दोस्त है, कितने मतलब क्या बोलते हैं, सदियों के दोस्त है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, फ्रेंडशिप खत्म। जैसे सीरियलों में होता है, हम लंबे लंबे सीरियल कर रहे होते हैं, एक साल, 2 साल। ये तो फेक फ्रेंडशिप हो नहीं, फेक नहीं कह सकते। दरअसल ये क्या होता है, हम सब इंडिविजुअल अपने अपने लाइफ में इतना व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, कि फिर हम मुड़ के नहीं देखते। और जब हम, जैसे अभी हम आप बैठे यहाँ, हम पल जी रहे होते हैं। अब मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा तो पता नहीं हम कब दोबारा मिलेंगे। तो इस तरह से जीवन है, और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा जीवन, पल जी रहे, बेसिकली हम पल जी रहे होते हैं। तो सर आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं मार्केट इंडस्ट्री में, तो अभी पहले कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे नहीं होते थे। अभी एक सिस्टम हो गया, प्रोसेस हो गया कि कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, उनकी फैकल्टी होती है, कंसल्टेंसी होती है, कंपनी होती है। तो पहले से अभी काम मिलना इजी हुआ कास्टिंग डायरेक्टर आने से? पहले जब मैंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, तभी तो बहुत इतने डेजिग्नेशंस नहीं होते थे। एक ड्रेस ज़्यादा होता था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, कितने सारे ऐसे अभी डेजिग्नेशन जो थे ही नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो डेजिग्नेशन जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी है। क्यों ऐसा सर? तो बस चलन है ऐसे। बहुत से डेजिग्नेशन, और भी क्या क्या डेजिग्नेशन होगी जो हमने कभी सुना भी नहीं था। टेक्निकल डायरेक्टर हो गए हैं, डिक्शन डायरेक्टर हो गए, जो डिक्शन सिखाते हैं सेट पे, एक्टिंग सिखाते हैं, क्या क्या अलग अलग सब हो गए। लेकिन पहले ये सब नहीं होता। नहीं, पहले सब एक ही। मेरे तो स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट डायरेक्टर से ही मिलते थे। अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर के अलावा हम जा ही नहीं सकते। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी काम मिलना इजी हुआ है पहले से? ऑफ कोर्स इजी हो गया पहले से। इजी इसलिए हो गया है, रीज़न है, इजी इसलिए हो गया क्योंकि अभी एवेन्यूज़ बहुत है मार्केट में। एवेन्यूज़ इतने बढ़ गए हैं कि डिमांड सप्लाई दोनों बराबर चल रहा है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जिसको आता है वही इसमें सस्टेन कर पाता है। डिसएडवांटेज भी है ना सर, आजकल जो बहुत सारे नए जो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, और जिन्होंने काम ही नहीं किया हुआ, दिखाने के लिए बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे भी चल रही है ना। देखिए, बोलते हैं कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर है, बट उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो भी रही है।
ऑफ आपको कोर्स पता है? आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ, आप हुँ, कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है। और अपने यहाँ ऐसा होना चाहिए, देखिए हम भीड़ के टमकते हुए हिस्से हैं, हुँ, हम एक्टर। तो मैं इस तरह से चलता हूँ जीवन में जैसे कि एक बड़ी-सी लंबी-सी भीड़ चल रही हुजूम, जैसे चर्चगेट स्टेशन नहीं क्या, जब ऑफ़िस छूटते सब एक साथ हुँ। निकलते हैं, तो हमारी कोशिश, इंडिविजुअल कोशिश ये रहती है कि हम किसी को हम ना तकलीफ़ पहुँचाएँ, ना लोग हमको तकलीफ़ पहुँचाएँ, और बस स्मूथली हम निकल जाएँ, और हाँ, निकलते भी भीड़ से हाँ, बिना बट टच सर जो किए। नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए तो उनको पता ही नहीं होता ना, कि वो भी सामने वाला वो भी कौन-सी। सीखते-सीखते सीख जाते हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली माय फ्रेंड, वी ऑल आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रायल्स, एरर्स एंड ट्रिबुलेशंस। हम सब उसके बाय प्रोडक्ट है, और सीखते-सीखते ही सीखना है, और अल्टीमेटली फिर अनुभव आपको सचेत करता है जीवन में। सर हमने सुना आपने एक ट्वीट भी किया था शायद पेमेंट को लेके इंडस्ट्री में हाँ। आपका किसी ने कोई डायरेक्टर थे, हुँ, उन्होंने पेमेंट आपका रोक दिया था शायद, हुँ, उन्होंने दिया ही नहीं। हुँ, और आपके सपोर्ट में और भी लोग आए थे शायद, काफ़ी टेक्नीशियन और मीडिया आई काफ़ी थी। मीडिया आई थी। हुँ, वो सर क्या इंसिडेंट हुआ था? क्यों ऐसा हुआ? आप तो डायरेक्टली भी तो उनको अप्रोच कर सकते थे। हाँ, हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था शोषण करने वाला, तो यहाँ हुँ। शोषण किया जाता है, मतलब उम्र के इस पड़ाव में आकर के इतना अनुभव होने के बाद भी। हाँ, वही। और अभी आपने छेड़ा, लेकिन मैं सच में नाम भी भूल गया उसका, क्योंकि मेरा कैसा है, मैं मूव ऑन करने में बिलीव करता हूँ, और अभी सच में उसका नाम भूल गया, मेरा क्लियर भी हो शायद गया 1 दिन पेमेंट। का पर डे का आपका हाँ, बाकी था 1 दिन शायद। का था। 40 डायरेक्टर का नाम भी भूल 45,000 गया, क्या नाम था? आपको याद है? हाँ, आई थिंक डायरेक्टर बहरी प्रोड्यूसर। करके कुछ तो था, हाँ, बहरी या बख्शी ऐसा, 1 मिनट। बहरी, विक्की बहारी। विक्की बहारी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, तो मैं तो मूव ऑन कर लिया अभी। मेरे को मेरा कैसा है, बस करते चलो, भूलते चलो, और अपना काम करो, और रिवेंज से सबको शांत करो। रिवेंज इज़ सक्सेस। हुँ। बट ये गलत है ना सर, ऑफ़ पेमेंट कोर्स किसी गलत का, है, ऑफ़ कोर्स गलत है। पेमेंट अगर काम आप करा रहे हो तो पेमेंट हाँ, नहीं दे रहे हो हाँ। तो गलत है और ना? उनके साथ हो भी रहा है, अभी देखो ना, कुछ हज़ार मेरे मार के उसने करोड़ों रुपए रोक लिए अपने। अब वो पिक्चर का अता-पता लापता हो गया, कोई ठिकाना रिलीज़ नहीं। नहीं हुई। नहीं, कैसे होगी? नियत, जिसकी नियत में होता है खोट, वहाँ कैसे होगा विस्फोट? यस। तो ऐसा सर आपके साथ और इंसिडेंट हुए? नहीं, हाँ। ऐसा एक ही हुआ है, हुँ। और बाकी पेमेंट आपके स्टार्ट आपने बहुत सारा काम किया, तो हुँ। पेमेंट आपके लोगों ने रोका है मार्केट में हाँ, टाइटल्स? 2-3 मर्तबा हुआ है, लेकिन फिर वही लोग दोबारा आते हैं अपने। अच्छा, यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है, हुँ। बेचारे इतने निर्लज होते हैं ये लोग, कि उन लोग शर्माते भी नहीं दोबारा आने के लिए सामने, और वो लोग फिर हमको सोच समय दुगना-तिगुना देके जाते हैं। तो जब अपना टाइम आता है, तो फिर वो सब सामने आ जाते हैं। तो सर अभी जो हमारे हुँ, जो न्यू कमर्स आते हैं हुँ, मार्केट में, जो नए एक्टर्स आते हैं, हुँ, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इस पर्टिकुलरली इस प्रोफ़ेशन को लेके? आप हुँ, इतना काम कर लिए हो, हुँ। तो आपको क्या समझ में आता है अभी सर? देखिए, उम्र के इस पड़ाव में आकर के इतना अनुभव लेकर के इंडस्ट्री को जानकर, हुँ, मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए एस्पायरिंग एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो आप अपना पढ़ाई पूरी करके आओ। अपनी तालीम जो है, जो भी आप तालीम ले रहे हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी, वो पूरी करिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ठीक है? दूसरी बात, आप जो भी टैलेंट में आना चाहते हो, अगर एक्टर बनना चाहते हो, तो उसका पूरा अध्ययन करके आइए, आप बाकायदा कोर्स कीजिए, थिएटर कीजिए, प्रॉपर करके रेडी होकर फिर आइए। जो पूरा ही गरीब है सर वो कैसे करेगा जो बनना तो चाहता है आप दिमाग से? एकलव्य की तरह बनिए। एकलव्य द्रोणाचार्य को नहीं अफ़ोर्ड कर पाता था, तो वो उसकी मूरत बना कर के उससे, जो भी है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। हुँ, तो तालीम कैसे सीखना भी बहुत हासिल ज़रूरी किए है, सीख जी, के आइए। तो आप एकदम अध्ययन करके आइए, अध्ययनशील रहें, और वो एक कीजिए। और दूसरी बात, आप है ना, अधूरा ज्ञान लेकर के मत आइए। आप मतलब सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, और तो ही आप आइए, नहीं तो मत आइए। और नए एक्टर लड़का या लड़की अगर आते हैं, तो वो बाकी चीज़ों में ना उलझे, फिर चाहे वो कोई भी ऐप हो, शराब हो, ड्रग्स हो, या कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल या मैरिटल अफेयर, कुछ भी अफेयर, ये सब में ना आए, कोर्टशिप से। अपना चुपचाप फ़ोकस रहे, अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा मानना है, जो अपने काम का नहीं, वो कोई काम का नहीं।
आप तो काफ़ी टाइम से हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अभी जैसे हम लोग भी बाहर से देखते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में कि यहाँ पे सिगरेट, ड्रग्स ये सब ज़्यादा चलता है पार्टियों में, और जो अच्छी बॉलीवुड की पार्टियाँ होती है, तो ये इस संगत में आप इससे अफेक्ट नहीं हुए आज तक? बिल्कुल नहीं, मुझ में कोई ऐप नहीं है। मेरा मानना ये 2 तरह के लोग ही ऐप होते हैं। एक जो गरीब स्ट्रगलर होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसके अंदर ये ऐप होता है। एक जो बहुत अमीर होता है, बीच वालों में ये ऐप होता ही नहीं है। उन लोग इससे कोसों दूर रहते हैं या फिर उनको निकलना आ जाता है। तो जैसे उन्हीं में से मैं एक हूँ, मुझे निकलना आ गया, मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन कंटिन्यू काम कर रहे हैं ना, कंटिन्यू स्टार्टिंग से आप रहे हैं, तो फिर भी आप मैं हमेशा दूर रहा। ये अपने आप पर निर्भर करता है हम कैसे अपने आप को दूर रखते हैं। और नहीं, हमने ये भी सुना है ना सर कि जो अच्छे एक्टर्स है आजकल, जो आउटसाइडर है, तो उनको लेके बोला जाता है, न्यूज़ में भी बहुत सारा हमने सुना है कि अगर आप हमारी पार्टी में शामिल नहीं होते हो, ड्रग्स वगैरह ये सब नहीं लेते हो, और हमारे जैसा आप नहीं बनते हो, तो हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम आपको मानते ही नहीं है कुछ। नहीं, ऐसा वो एक पर्टिकुलर लॉबी है, यहाँ अलग-अलग लॉबी है। और जो आप बोल रहे हो वो एक पर्टिकुलर लॉबी है। और मैंने कहा ना, अगर आपका टाइम है तो आपका स्वागत होगा, फिर चाहे आप उनके लॉबी में बराबर बैठते हो या नहीं भी बैठते हो, आपको लिया जाएगा। तो वो अपने ऊपर डिपेंड हाँ, करता है। अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी कैसे जगह बनाते हो। सर, व्हाट इज द स्पिरिचुअल फॉर यू सर? मेरे ख्याल से हम सभी को स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होना चाहिए, रहना चाहिए, और हम स्पिरिचुअल है क्योंकि हम माँ के कोख में ही हमारी स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वी ऑल आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और उसके लिए हमको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ अभी बैठे, हम दोनों यहाँ भी हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, यहाँ भी हम ध्यान में रह सकते हैं। आप जितना सहज रहो, फिर चाहे वो कोई भी काम हो, एक्टिंग हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो, कुछ भी हो, आप सहज रहो। सहजता ही मेरे ख्याल से कुंजी है, और जब सहजता आपके भीतर समा जाती है तो वो हैप्पीनेस की वजह बनती है। और अल्टीमेटली हम सब हैप्पीनेस के लिए लड़ मर रहे हैं। आपको लगता है सर आजकल हैप्पीनेस है जिंदगी में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो अगर हमको मतलब वो कहते हैं ना, जैसे हम सुबह उठते हैं और हम बोलते हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है, गाना हम सुन रहे हैं तो हमको भी लगता है, अचानक लगने लगता है मौसम बेईमान है। लेकिन अगर हम सोचा आज मौसम बहुत ही सुहाना है तो सुहाना लगेगा। तो हमारी जैसी सोच वैसा हमको सामने सब प्रतीत होता है। सर, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारे बयान दिए होंगे मीडिया में, पब्लिक का जो रिएक्शन रहता है, तो आपने जो बयान दे दिया, तो बयान देने के बाद पब्लिक के रिएक्शन के हिसाब से आप उस बयान को चेंज करते हो या आप डिफेंड करते हो? डिपेंड करता है कैसा तभी परिवेश है। अगर डिफेंड करने लायक है तो डिफेंड करता हूँ, और नहीं तो साथ देता हूँ। कभी-कभी क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं होती, हमारे वक़्त पर होती है। तो जैसा समय होता है वैसे हम होते हैं, और इसी तरह से फिर गाड़ी चलती है आगे। सर, आपको अगर टाइम दिया जाए, अगर मौका दिया जाए, तो बॉलीवुड में आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहो? मैं 4-5 चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। एक तो ये, मुझे चाइल्ड लेबर पसंद नहीं है। चाइल्ड लेबर मतलब? हाँ, चाइल्ड लेबर मतलब जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं फ़िल्मों में, मैं उनको चाइल्ड लेबर ही मानता हूँ। क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए मानता हूँ चाइल्ड लेबर क्योंकि यहाँ मैंने देखा है, मैंने बहुत से बच्चों के शोज़ किए हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है मतलब लिटरली उनको लेबर बना दिए हैं। मतलब नहीं भी होने हँसना है तो हँसाया जाता है, रुलाया जाता है। मतलब आप नहीं चाहते हो कि कम एज के जो बच्चे या हो, अगर हो चाइल्ड आर्टिस्ट तो एक मापदंड हो, जैसे हॉलीवुड में होता है। वहाँ पर सिर्फ उनके वैकेशन में ही शूटिंग होती है, जब उनका समर वैकेशन होता है। हमारे यहाँ तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं स्कूल में, बाकी स्कूल में जाते ही नहीं है। तो मैं ये चाइल्ड आर्टिस्ट जो है वो अगर मेरे बस में हो तो ख़त्म करना चाहूँगा, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ वैकेशन में शूटिंग करें आप, या फिर बच्चों के लिए कहानी ना लिखें। बट सर, वैसा तो मूवीज बहुत सारी बनेगी। अगर लिखे तो फिर वैकेशन में शूट हो। जैसा हॉलीवुड में ये नियम कर दिया गया है कि बच्चों की अगर फिल्म है तो सिर्फ समर वैकेशन में ही शूट करें, और यही होना चाहिए
क्योंकि क्या है, सफ़र करता है बच्चे की पढ़ाई, फिर बच्चे के पेरेंट्स, और यहाँ मतलब समय से पहले वो लोग बड़े हो जाते हैं बच्चे, और जो हो गए बड़े वो कहाँ पढ़े किसको पता ही नहीं आज तक। और क्या चेंज करना चाहेंगे? और चेंज करना चाहूँगा जो यहाँ शोषण किया जाता है कलाकारों का, हुँ, मतलब सबसे पहली लाइन आती है बजट नहीं है। तो बजट नहीं है। मेरा मानना है, आपको डॉक्टर थोड़ी कहता है कि मरने के पहले एक पिक्चर बना के जाओ, नहीं बजट है मत बनाओ पिक्चर। आप ज़बरदस्ती फिर बनाते क्यों हो? और फिर लोगों को, स्टार को भरा पैसे दिए जाएँगे लेकिन कैरेक्टर एक्टर को पैसे नहीं दिए जाएँगे। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, तो वो बंद होना चाहिए। सर कभी आपके साथ ऐसा है, आपके दिल में कोई चीज़ जो ज़िंदगी का ऐसा कोई सच है जो आज तक आपने कैमरे पे बोला ही नहीं, लेकिन है अंदर कि यार मुझे ये हाँ, चुभ रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल है, लेकिन वो सच मैं तब बोलना चाहूँगा कैमरा के सामने जब मैं मतलब अपने उरूज़ पर आ जाऊँगा, अपने एक ऐसी कामयाबी एक लेवल। लेवल पे आ जाऊँगा, तब बोलना चाहूँगा, क्योंकि तब वो सच लोग डाइजेस्ट कर पाएँगे। अब नहीं, अब बोल कर के फ़ायदा नहीं है। इरफान सर के साथ आप काम कर रहे थे, हाँ। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सेट पे? वो अपने आप में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सीख सकते हैं। तो वाक़ई मैं फिर से सदा कृतज्ञ रहूँगा उनका, बहुत सिखाया है उन्होंने। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम सर कोई कैरेक्टर करते हैं, तो वो कैरेक्टर में इतना इंसान घुस जाता है, हुँ, चला जाता है कि उस कैरेक्टर से कभी बाहर भी नहीं आ पाता हुँ, और वो हमारे पर्सनल लाइफ को अफ़ेक्ट करता है। हुँ, ऐसा बहुत सारे आर्टिस्ट का हमने सुना हुआ है। हुँ। तो ये क्यों होता है सर? कि मैं थोड़ा-सा विस्तार में बताऊँगा। हुँ, यहाँ पर 2 टाइप की एक्टिंग इंस्टीट्यूट मानी जाती है, एक स्टेनिस्लेवास्की है और एक बर्टोल्ट ब्रेख्ट है। तो स्टेनिस्लेवास्की मेथड एक्टिंग में बिलीव करते थे, और वो बोलते थे एक्टिंग में पूरा डूब जाना। मतलब इतना कि मान लो अगर किसी एक्टर का नेगेटिव रोल है और वो किसी लड़की का रेप कर रहा है, तो अगर फ़ॉलो करेगा वो तो डूब जाएगा, तो सच में रेप कर लेगा। या फिर तो फिर बहुत बहुत हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम हो उसको जाएगा। एक्टिंग बोलेंगे ही हाँ, नहीं। या बर्टोल्ट ब्रेख्ट बोलते थे कि आप ये ध्यान में रखें, किसी एक्टर कोई भी एक्टिंग में डूबता है तो ये ध्यान में रखें कि आप एक इंसान भी है, और 90% आप कैरेक्टर में रहिए, 10% आप सबकॉन्शियस माइंड में सोचिए कि ये मैं किरदार क्या निभा कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर रेप करना है या मर्डर करना है तो आप रेप या मर्डर ना करें, और तो वैसे ही रहना चाहिए। तो मेरा मानना है हमको डूबना नहीं चाहिए, और एक 10% हमको देखना भी चाहिए कि हम, क्योंकि क्या होता है जब तक एक्टर खुद सुनता नहीं है वो क्या बोल रहा है, तो वो करेगा कैसे? तो सुनना बहुत ज़रूरी है। ही और शी शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, so that he should do 100% justice to whatever character he's been performing. सर एक्टिंग के लिए आपके हिसाब से एक्टिंग के लिए और क्या-क्या चीज़ें एक्टिंग के अलावा एक एक्टर को ज़रूरी होता है सीखना? एक तो ये है, एक्टिंग के अतिरिक्त आप पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है आपका। ये बहुत एक भ्रम है, मिथ है लोगों की कि एक्टिंग मतलब बस ऐसे चला मुरारी हीरो बनने, या भाई जिसको कुछ नहीं आता वो एक्टिंग हाँ, करे। बहुत सारे एक्टर हाँ, देखते हैं ना कि वो नहीं, पूछो तो वो बोलते हैं हम जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं हाँ, और एक्टिंग के टाइम पे उनकी एक्टिंग आती नहीं है। नहीं, नहीं, तो ये एक्टिंग में इक्वली पढ़ाई करना उतनी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करने से सद्बुद्धि आप में आती है, और सद्बुद्धि आने से किसी भी किरदार को जीने में बहुत ईज़ी हो ईज़ी जाता है। होता है। तो वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपना बॉडी एक टेम्पल हो जाता है, और टेम्पल की तरह उसे रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फिट रहोगे तो ही आप किरदार के साथ निष्ठावान रहोगे उसके प्रति। तो वो एक है, बॉडी का वर्शिप करना चाहिए आपको एक्टिंग के। और दूसरा आपका लोगों से, समाज से, समाज में रह कर के आप समाज को दर्शाते हो, तो समाज से आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए, नेटवर्किंग कुल मिलाकर। तो ये 3 चीज़ें मेरा मानना है कि ये एक बहुत अहम पाया होता है, जिस पर आपको टिके रहना चाहिए, और इसी का फ़लसफ़ा आगे जाकर के आपको प्राप्त होता है। आप सर फिट रहने के लिए आप क्या करते हो? आपका रूटीन क्या रहता है? फिट रहने के लिए मेरी दिनचर्या में अच्छा ब्रेकफ़ास्ट हो, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो, अच्छी वॉक हो, एक्टिविटीज़, आप बहुत एक्टिव रहना चाहिए। आप में अगर कुवत है, तो आपको वो सारी चीज़ें करना चाहिए जो लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए। एक कैरेक्टर जो होता है सर, आप जो भी एक कैरेक्टर करते हैं, तो हुँ, कोई भी एक छोटा कैरेक्टर होता है, बड़ा भी कैरेक्टर होता है, हुँ। तो उस कैरेक्टर को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो होता है, सबसे पहले तो जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो
आप अच्छे से उसे पढ़ें, फिर डायरेक्टर के साथ, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसके साथ आप विचार विमर्श करें कि भाई इसमें क्या गुंजाइश है और क्या-क्या किया जा सकता है। और अगर आपके आपके बीच और आपके डायरेक्टर के बीच अच्छी तालमेल है, अच्छी सूझबूझ है, कोऑर्डिनेशन है, तो फिर वो सीन निखर के आएगा बहुत। सर आपने तीनों खान सर के साथ काम किया, सलमान सर, आमिर सर और शाहरुख खान के साथ हाँ, भी शाहरुख आपने? खान के साथ 3 मर्तबा, फरदीन खान के साथ भी किया है। तो सर इसमें से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करने में आया? सबकी अपनी-अपनी स्टाइल होती है, अपने-अपने तरीके होते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे शाहरुख खान के साथ अच्छा लगा या सलमान खान के, सबकी अपनी-अपनी विशेषता है। हाँ, लेकिन शाहरुख खान इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर। वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर अच्छा प्रोड्यूसर है। है, एक्टर को बहुत पैम्पर करते हैं, फिर चाहे एक्टर छोटा हो या बड़ा वो नहीं देखते हैं, जस्टिस करते हैं, सबको बराबर से तौलते हैं, बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं, बहुत अच्छे सुविधाएँ देते हैं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बीइंग अ प्रोड्यूसर ही इज़ वेरी गुड। और एक्टर, बहुत को-एक्टर पहली मैंने फ़िल्म की थी, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत सराहा। तो वो एक अच्छा स्पेशल ये करते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी रहती है, हुँ। अपनी-अपनी चीज़ें नहीं, रहती है सबका कुछ-कुछ। होता है ना, एक सपना होता हाँ, है खान हाँ। के साथ काम करने का। हुँ, जो भी आता है बाहर से, हुँ। पब्लिक आती है, जो भी आर्टिस्ट हाँ, आते हैं, तो उनका मेन होता है कि भाई हमारे को सलमान सर, शाहरुख हाँ। खान, आमिर खान हाँ, इनके साथ हाँ। काम करना है। हुँ, तो आपने करा हुआ है। हाँ। तो इसमें एज़ ए पर्सन सबसे ज़्यादा आपको किसने अफ़ेक्ट किया? मुझे, मैं बोला ना, सब खानों की अपनी एक विशेष खान होती है, और वो किसी का सोने की खान है, तो किसी के डायमंड की खान है। तो वो, और अपने को तो सारे खान अच्छे लगते हैं, तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि कौन-सा खान अच्छा है। तो सर अभी सुनने में आया हमारे को कि आप राम गोपाल वर्मा सर के साथ भी काम कर रहे हैं। तो कैसा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे सर? एक कहावत है हुँ, कि पेड़ जितना फलों से लदा होता है, उतना ही झुका होता है। तो वाक़ई राम गोपाल वर्मा उसमें सटीक बैठते हैं। और इस आदमी की तूती बोलती थी एक ज़माने में। मतलब जब मैंने नया-नया संघर्ष स्टार्ट किया था, तो बहुत मैंने चक्कर काटे थे उनके दफ़्तर के। तब तो नहीं नहीं मुझे मौका रिस्पॉन्ड मिला कभी, वो मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन किसको पता था कि वन फाइन डे खुद रामपाल वर्मा ने मुझे सुबह-सुबह 7:15 बजे कॉल किया, और पहले तो मुझे लगा ये प्रैंक कॉल है। हुँ, बोले, नहीं, नहीं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मुझे बोला कि एक एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और मैं चाहता हूँ आप निभाएँ। क्या कैरेक्टर सर? मैडम ऐसा है कि इसमें मनोज वाजपेयी जो है हुँ, इंस्पेक्टर बने हुए हैं, ओके। और मैं कांस्टेबल उनके साथ। तो लेकिन साथ-साथ चलता है वो किरदार उनके, और बहुत उसमें काफ़ी वो सारे कुछ वेरिएशंस है करने को, खेलने को। तो मज़ा आया कुल तो मिलाकर। मनोज वाजपेयी सर के साथ जी, भी आप भी काम कर रहे हो जी। और आपने पहले भी काम किया हुआ है? नहीं, ये नहीं, पहली मर्तबा काम कर रहा फर्स्ट हूँ टाइम। मनोज वाजपेयी के साथ। तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस है सर? उफ़! मनोज वाजपेयी मतलब क्योंकि उनकी हमने बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में देखी है और काफ़ी टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं उनको। तो अभी हमने तो कभी पर्सनली मिला नहीं। तो आप काम कर रहे हो उनके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस है? और अच्छी बात ये, सिर्फ़ काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती हो गई दोस्ती हमारी। हो गई। और जैसे मैंने इरफ़ान खान के बारे में कहा कि वो हुँ, अपने आप में एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, सेम इन पर भी लागू होता है। मनोज वाजपेयी इतने, मतलब इतने अनुभवी, और इतना कुछ उनके पास देने को है, इतना कुछ उनके पास सीखने को है कि मतलब ऐसा लगता है कि बस वो नॉर्मल भी ऐसे बातें भी करते हैं, ऐसे लगता है बस सुनते रहो, सुनते रहो। उनके साथ रहो तो आपको बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ सुनने को आपको मिल रहा होता है। तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा उनके साथ काफ़ी काम करके। एक्सपीरियंस और हाँ, बिल्कुल। और एक्टर उफ़! कमाल के, मतलब अगर कोई गिनती रखे तो गिनती के ऊपर है। तो सर जब आप स्टार्ट किए थे, एक हुँ, टाइम आया जब आपको पूरी इंडिया जानने लगी। हुँ, ऐड के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू आपने काफ़ी हुँ, काम किया। तो आपके जो एक पर्सनल लाइफ़ है, पर्सनल लाइफ़ में आपके चेंजेज़ आए हुँ। उस टाइम? तो क्या चेंजेज़ थे? अ, जब के राजकुमार कनौजिया सर और अभी में क्या उस टाइम चेंजेज़ आए देखिए, चेंजेस तो आना लाज़मी है। आज में? काफ़ी चेंजेस आते हैं। एक अच्छे तो चेंजेज़ और बुरे चेंजेज़ भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोशिश रहनी चाहिए कि बुरे चेंजेस
नहीं आए, और अगर आते हैं ऐसा लोगों को दिखता है, आते नहीं है, होते हम्म। नहीं बुरे चेंजेस, क्योंकि अच्छे चेंजेस ही आते हैं। बुरे चेंजेस तब लगता है जब सामने वाला जजमेंटल हो जाता है और ख्याली पुलाव पकाने लगता है। नहीं सर, हमने बहुत सारे एक्टर को देखा है ना कि जब पैसे आते हैं, नाम शोहरत सब कुछ आता है, तो वो फिर एक बुरे चेंजेस में भी जाते हैं, लाइक जैसे सिगरेट पीना, दारू, हाँ। ड्रग्स लेना, ये सब भी हो जाता है। तो तो वो आपको कभी दिमाग में नहीं ख्याल नहीं, भी मेरे नहीं आया? दिमाग में कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। आपने इतने सारा काम किया हुआ है, पार्टीज भी अटेंड की होगी बिल्कुल आपने, बिल्कुल। तो वहाँ पे लोग आपको बोलते नहीं कि थोड़ा आप ये एक बिल्कुल, शिफ्ट लो क्या-क्या ऐसा? बोलते हैं कि जो दारू नहीं पीता वो मर्द नहीं होता, या ये ऐसे कैसे यार? नहीं, मैं तो इनफैक्ट चाय भी नहीं पीता। इनफैक्ट कई लोगों का ये भी मानना है जो चाय नहीं पीता वो एक्टर ही नहीं होता है। हम्म। हाँ, तो मैं ये सब मैं मानता ही नहीं हूँ। सर, आपको ऐसा लगता है इंडस्ट्री में कि एक जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को एक सच बोलने पे उसको सज़ा मिलती है इंडस्ट्री में? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है यार, अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, कड़वा सच अगर बोलते हैं, तो सच हमेशा लोगों को कड़वा काटने लगता को है। दौड़ता है, कड़वा लगता है। तो इससे बेहतर है बोलो ही मत। क्यों सर? बट ये गलत है ना? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। बट कभी-कभी फैक्ट बोलना तो ज़रूरी है ना कि अगर नहीं, हम नहीं, फैक्ट। फैक्ट आप 4 लोगों के सामने मत बोलो, अकेले में बोलो। अकेले में इस लायक पहुँच जाओ कि आप उससे वन ऑन वन बात कर सको, और और मैंने ऐसा किया भी है। जब मैं लेवल पर पहुँचने के बाद मैंने बोला कि भाई जो आप तब कर रहे थे वो ठीक नहीं, और अब भी आपने जारी रखा है। प्लीज़ इसे छोड़ दो करना, और उसे माना भी। कब? जब हम लेवल पे लेवल टू लेवल हो जाए तब बोलो। जैसे अभी भी हमारी कुछ-कुछ बातें हुई, मैं लेवल पहुँचने के बाद मैं निकालूँगा कसर। सर, ये कास्टिंग काउंट जो बोला जाता था, हुँ। बहुत टाइम से चलता आ रहा था। हम लोग हुँ। का थोड़े टाइम पहले जब हम थोड़े छोटे थे, काफ़ी ज़्यादा सुनते थे। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ होता है, हुँ। लेकिन सही मायने में हमको कैसे सँभलना होता है ये मायने रखता है। तो हम जितना अपने आप को बचा पाए, बचाना मेन होता है। तो आप बच के बचाते कैसे आगे बढ़ते हो, ये आप पर पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। तो बचान जिस दिन आपको बचने की कला आ गई ना, तो बस आप गारंटी आप वहाँ निकल जाओगे जहाँ आपको निकलना है। आप इतना काम करने के बाद आपको नहीं लगता है कि सर आपके साथ अगर आपकी जगह कोई कोई भी आर्टिस्ट होता तो एक लेवल पे जाता था? इतनी सारी मूवीज, एड शूट, वेब सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, आपने इनफैक्ट इंटरनेशनल भी काम हाँ, किया 6 इंटरनेशनल फ़िल्में की छह मैंने। तो उसका कैसा आपका जर्नी रहा सर? बहुत अच्छा, मैं जर्मन फ़िल्म की है, मैंने फ्रेंच फ़िल्म की है, स्पेनिश फ़िल्म की है, हॉलीवुड की फ़िल्म की है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ और यहाँ और वहाँ में क्या डिफरेंस दिखता है? डिफ़रेंस ये है, ख़ासकर जर्मन फ़िल्म विशेषता है, ये हमसे 25 साल आगे हैं। 25 साल? 25 साल आगे हैं, मतलब जो टेक्नीशियन हमारे कैमरा भाई, ये वो जो भी है कैमरामैन भाई, जो इस्तेमाल अभी कर रहे हैं वो वहाँ 20-25 साल पहले यूज़ होता था, इतना आगे है। टेक्निकली हाँ, ओनली या फिर? टेक्निकली बहुत आगे है, और वहाँ हर एक चीज़ आज भी हमारे बॉलीवुड में, बॉलीवुड क्या, हर जगह जर्मन का ही टेक्निक यूज़ किया जाता है, फिर चाहे वो कैमरा हो या मेकअप हो, ये सब जर्मन का ही, मेड इन जर्मनी होता है। बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर बहुत हमसे आगे हैं वो लोग, बहुत आगे। उनकी हमारी जहाँ सोच शुरू होती है वहाँ उनकी खत्म हो जाती है। आपको टेक्निकली खाली डिफरेंस दिखा या फिर और भी डिफरेंस दिखा? हर हाँ, हर वहाँ चीज़ का। हर चीज़। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जुगाड़, इंडिया मतलब जुगाड़। हाँ, जुगाड़ बहुत होता है एकदम। हमारे यहाँ कस्में वादे ये सब बहुत होते हैं, और हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा शोषित बहुत किया जाता है, शोषण बहुत करते हैं लोगों का। तो ये सब हमारे यहाँ पैकेजिंग में आता है, और वहाँ पे ऐसा नहीं? वहाँ पे ऐसा वहाँ नहीं? ये प्रोफ़ेशनल है वहाँ। प्रोफेशनल। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया था जर्मन फ़िल्म में, तो वहाँ बोले ये हमारे कैरेक्टर का बजट है। हमारे यहाँ एक्टर देखिए पूड़ी बाँधा जाता है, उन्हें देखेंगे हाँ भाई कैसे इसको आटे में लिया जाए। तो उसमें मैंने कहा हमारे यहाँ सबसे पहली लाइन आती है, बजट ही नहीं है हमारा, लोकल लो बात, बजट ही नहीं है। यहाँ से तो शुरुआत होती है। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ प्रोफ़ेशनल होता है कि ये आपका बजट है, आइए। और वहाँ फिर मोल-भाव करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमको मालूम है वी आर बीइंग पेड गुड अमाउंट।
वहाँ जी सर। रॉयल्टीज मिलती है, यहाँ एक्टर को रॉयल्टी नहीं मिलती। यहाँ हमारे यहाँ शायद 4 या 5 लोगों को रॉयल्टी मिलती है, सिंगर्स को मिलती है, हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिलती है, प्रोड्यूसर्स को मिलती है और लिरिसिस्ट को तो मिलती है। सिर्फ 4 लोगों को रॉयल्टी मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। तो ये यहाँ आर्टिस्ट के लिए सर गलत नहीं लगता आपको यहाँ पे? बिल्कुल गलत है और ये मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि बिल्कुल रॉयल्टी मिलना चाहिए एक्टर को भी। हाँ। लैंग्वेज में जाती है, डब होती है, फिर वो हम्म। अलग अलग एरियाज में पब्लिश होती है, आपको पता ही नहीं होता कि हमारे कहाँ। यहाँ तो मतलब ये हाल है कि अगर फिर से मान लो कोई एक्टर का रिपीट टेलीकास्ट कोई सीरियल या फिल्म आ रहा है तो वो एक्टर या पूरे लोग खुश हो जाता है, हाँ हमारा फिर से आ रहा है। जबकि सही मायने में खुश सिर्फ प्रोड्यूसर होता है यस। क्योंकि वो फिर से पैसे कमा रहा होता है, लेकिन बाकी लोग घर बैठे खाली अपने रिश्तेदारों को बोलते देखो देखो मेरा फिर से आ गया सीरियल, जबकि उसे केस करना चाहिए कि ऐसे Yes. कैसे हमारे पैसे कहाँ हैं। तो हमारे यहाँ उल्टी गिनती तो चलती है। ये तो सर वो गलत आपकी है। पूरी कम्युनिटी को आवाज उठाना हम्म। चाहिए और इसके लिए खड़ा होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा मिसाल देता हूँ। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की थी, इसमें बहुत बड़े एक्टर थे, जॉन डिलोंग, वहाँ के बहुत बड़े एक्टर है, ब्रूस विलिस के साथ काम किया उन्होंने। तो जॉन डिलोंग ने ऐसे ही मेरा IMDb प्रोफाइल चेक किया। वहाँ पर IMDb मेन होता है, यहाँ भी अब जाकर के होने अब लगा जगह है, हुआ। लेकिन वहाँ मेन IMDb से एक्टर की औकात का अंदाजा लगाया जाता है, हैसियत, और उसे कितना पर डे डिजर्व करता है वहाँ से पता चलता है। तो ऐसे ही जॉन डिलोंग ने मेरा IMDb प्रोफाइल देखा तो उसने बोला अरे बाप रे तुम्हारा IMDb कितना स्ट्रांग है। और मेरा काफी IMDb आपने काम किया। हाँ, अब मेरे IMDb में 125 फिल्में हैं, उसके IMDb में 9 फिल्में थी। हाँ, लेकिन उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, तो उसने बोला तुम्हारा IMDb अगर मेरा होता तो मेरा खुद का आइलैंड होता। बोला US के करीब मेरा खुद का आइलैंड होता। तो मैं बोला हमारे यहाँ ऐसा, तो फिर हमारे यहाँ आइलैंड तो छोड़ो, छोटा सा लैंड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, 9 फिल्मों का वो नहीं भी काम कर रहा होता है, जो अलग अलग हमारी फिल्में जाती, जैसा भी प्रोड्यूसर यहाँ अलग अलग चीजों से पैसे कमाता है फिल्मों में। कितने सारे माध्यम हो गए पैसे कमाने के, सोर्स हो गए प्रोड्यूसर को कमाने के। तो वो जो कमाता है तो वो बांटता है सबके बीच, सबको देता है वो, नॉट ओनली एक्टर टेक्नीशियन, सबको बांटता है वो। हमारे यही वजह है कि फिर हमारे यहाँ सारे लोग फिर झोल झपाटा करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर बेचारे प्रोडक्शन वाले मतलब चाहकर भी ईमानदार नहीं हो पाते क्योंकि उनको अंडरपेड है वो। यस। तो हमारे यहाँ पुलिस सर्विस है वो कहीं भी, तो वो अंडरपेड वाला मामला है, तो इसलिए सब कुछ ये सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। सर इतना आप काम करते हो तो आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आप क्या मानते हो जिंदगी में, जो आज भी आपको डराती है या उससे आपको डर लगता है? इनसिक्योरिटी मेरी है सबसे बड़ी हेल्थ को लेकर के, कि जैसा अभी उम्र के इस पड़ाव में हूँ मैं, तो मैं ऐसा ही फिट रहूँ, क्योंकि जब तक हम फिट रहेंगे तब तक अपने आप में हिट रहेंगे। तो हिट रहने के लिए फिट होना ज़रूरी है, तो वो एक कोशिश, उसी की इनसिक्योरिटी मेन खाई जाती है। मार्केट काम का नहीं, मेरा मानना है इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे कोई नहीं है। और अगर आपको अपना काम आता है तो लोग आपके पास आएंगे ही, और काम से काम मिलता है। अगर आप एक अच्छा काम करोगे तो अगला काम यकीनन आपको अच्छा ही मिलेगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है सर, कभी आपके जो बहुत सारे फैंस है आपके इंडिया में, तो ऐसा कोई फैन मोमेंट जो आपको अभी भी याद हो? बहुत से फैन मोमेंट हुए, जैसे एक बहुत से बार ऐसे हुआ है। एक मॉरिशस में मैं था, तो वहाँ पर एक गुजराती फैमिली थी, तो उसने मेरी गुजराती फिल्म देखी थी, तो वो उससे मैंने 5 गुजराती फ़िल्में की है। तो गुजराती फ़िल्म से मुझे उसने इतना अवभगत की थी मेरी, मतलब बहुत उसने मतलब बहुत मुझे प्यार दिया था। फिर ऐसे ही मैं साउथ अफ्रीका में, मेरी 1 2 3 नाम की पिक्चर थी, अश्विन धीर के साथ मैंने की थी। तो वो फ़िल्म में भी मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था। तो वहाँ पर वो मुझे इतना हौसला अफ़ज़ाई, हाँ, वहाँ पर भी मतलब इंडियन कम्युनिटीज़ जो होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत पसंद किया। मैं शूटिंग करने गया था वहाँ, ऐड की शूट करने गया था, तभी वहाँ पर ये हुआ। फिर ऐसे ही मैं अभी हाल फिलहाल पुणे में था, तो मेरी एक मराठी फ़िल्म है जो अभी सुपर डुपर हिट हुई है, मुंबई लोकल। ये मेरी 10वीं मराठी पिक्चर है बाय द वे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन मराठी स्पीकर। तो ये मेरी 10वीं मराठी पिक्चर है। तो वहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला क्योंकि मराठी हूँ, मतलब मराठी फ़िल्मों का हिस्सा हूँ। तो जैसे अभी दगड़ूशेठ गणपति वहाँ पर बहुत बड़े, बहुत प्रचलित एक प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पर मुझे इस फ़िल्म के चलते मुझे इतना लोगों ने प्यार दिया, एकदम एक भीड़ आ गई थी। सारे पुजारियों ने मुझे बहुत मतलब स्नेह दिया वहाँ पर, तो ये एक फ़ायदा होता है। सर अभी एक मार्केट में आपको पता है कि महाराष्ट्र में आप रहते हैं,
हम लोग भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो महाराष्ट्र में एक लैंग्वेज को लेके बहुत चलन चला हुआ था कि मराठी अगर आप बोलते हो तो यहाँ पे रहना है, नहीं आप बोलते हो तो यहाँ मत रहो, नहीं तो हम मारेंगे पीटेंगे। ये कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा था। तो इसको आप कैसे देखते हो सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप जहाँ कहीं भी जो भी प्रांत में रहते हो, तो वहाँ की बोली आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो सीखनी चाहिए, और फिर भी नहीं होती तो फिर इट्स ओके। लैंग्वेज को लेकर के कभी आडंबर नहीं होना चाहिए, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो मैन मेड है, तो वो बैरियर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये सियासती खेल है, लेकिन ये सच में नहीं होना चाहिए। और भाषा आनी भी चाहिए। जैसे मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मराठी बहुत अच्छी है, मैं मराठी फ़िल्में करता हूँ, तो आना अच्छी बात है। अभी एक बहुत अच्छा सुंदर आपको उदाहरण देता हूँ। मैं अभी राम गोपाल वर्मा की जब फ़िल्म कर रहा था, तो उसमें हैदराबाद में थे हम, तो उसमें एक सरदार था, कैरेक्टर रोल कर रहा है, एक सरदार प्रॉपर पगड़ीधारी। तो मैं बोला, "हुण सरदार हुण दस्सो पिंड कित्थे?" तो वो बोलता है, पंजाबी इल्ले तेलुगु। वो सिर्फ़ तेलुगु जानता था। तो ऐसा भी होता है। तो जिस आप प्रांत से बिलॉन्ग करते हो, भाषा तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन जो आपको वो भी आनी चाहिए। तो भाषाएँ जितनी आए उतनी अच्छी है। जैसे मुझे आज की तारीख में 9 भाषाएँ आती हैं, तो वो जितना और भी सीखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि भाषा तो सीखनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई सियासती खेल खेलते तो गलत है। मैं आप मतलब उसके पक्ष में नहीं हूँ। बॉलीवुड की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो जनता को नहीं बताई जाती है? मीडिया में या फिर बाहर वो पता ही नहीं चलता है? देखो, हमारे फ़ील्ड में अगर आप बॉलीवुड नाम देते हैं, जो कि इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री, वो शोबिज़ है। तो यहाँ सब शोशा होता है, ठीक है? और यहाँ बहुत दिखावा बहुत होता है, और दिखावा का दूसरा नाम है छलावा। तो सीधी-सी बात है। और फिर एक कहावत है, बहुत बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही, जो दिखता वही बिकता है। तो वैसी शोबिज़ है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें जो दिखाई जाती है, और ज़रूरी नहीं कि वो लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट हार्डली कोई करता है। तो और उसका अगर हम हिस्सा है, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो हमको भी उसके ही मतलब उसके ही आस-पास निकट रह कर के अपनी दिनचर्या व्यक्त करनी होती है। सर आपसे एक चीज़ और मुझे जानना है, हुँ। सुशांत सिंह का जो मैटर हुआ था आपको पता होगा, उस हुँ। टाइम हम लोग लॉकडाउन में थे, सब लोग थे। हुँ। तो वो उसको आप उस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हो सर? देखिए, बीइंग अ प्रैक्टिकल मैन, सबसे पहले तो मैं सुशांत सिंह से मिला था, 2 मर्तबा मिला था। मिला था, आपने हाँ, मिले थे? मेरी मुलाकात हुई थी जब वो पवित्र रिश्ता करते तब भी, हुँ। और स्टार बनने के बाद भी। तो पहली बात तो मिलने के बाद तो इम्प्रेशन तो मतलब तब भी बहुत अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा था। वाक़ई बहुत सेंसिबल बंदा, एक्टर बहुत अच्छा, और ही वाज़ अ साइंटिस्ट। उसकी सोच, उसकी दिमाग तो बहुत अलग। मतलब सच में बहुत अच्छा इंसान था। और बाकी जो आप खुलना चाहते हो, वो मैं जजमेंटल तो हो नहीं सकता हूँ कि अब उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं, ऐसा क्या हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जितना भी रहा, अच्छा रहा, अच्छे से रहा, बहुत अच्छी पारी खेल कर के नहीं, गई। बहुत मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरी बनी। हुँ, उनकी बहन ने भी बहुत सारा हुँ। आरोप लगाया, उनके पापा जी ने भी करा। फिर मीडिया में बहुत सारी अलग-अलग बातें आई, तो उससे आपको क्या समझ में आया सर? देखिए, मैं घुमा-फिरा कर ये बात कहना चाहूँगा कि समय बड़ा बलवान। समय चाहे जैसा भी हो, वो आता ही है जाने के लिए, और फिर चाहे वो कुछ भी हो, हम आप भी हो, हम आए हैं यहाँ जाने के लिए। हमारे रिटर्न टिकट तय हैं, कब जाना है वो हमको मालूम नहीं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, जब तक हम रहते हैं, हम वो समय का सदुपयोग कैसे करते बट हैं। सर तो उस सुशांत इंसिडेंट सिंह ने जब तक रहे, बहुत अच्छी पारी खेली है, बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में की है, लोगों ने बहुत सराहा, लोगों का बहुत प्यार मिला। तो शायद उनके उनके जीवन में उतना ही समय लिखा था, जो कि बहुत अच्छे जी कर के गए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप नसीब को मानते हो सर? नहीं, नहीं, नसीब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो कुछ होता है वो हम आप होते हैं। और आप अगर अपने प्रति ईमानदार हैं, तो निष्ठावान है, तो नसीब आड़े कभी नहीं आएगा, मेहनत रंग लाती है। इसलिए गीता उपदेश भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, लेकिन मेरा मानना एक ये भी है कि एक जो कहावत है कि
कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये गलत मानता हूं मैं। मेरा मानना है कर्म किए जाओ और फल की इच्छा भी बिल्कुल रखो, बशर्ते ये कि वो फल जो है वो कैसा है। अगर मीठा है तो उसका स्वाद लो, और अगर खटास है उसमें तो उस पर काम करो कि खटास आया क्यों है, ये फल खड़ा क्यों है। तो क्योंकि क्या होता है, जाने अनजाने हम सब ये जानते नहीं कि हमारी कामयाबी और नाकामयाबी की वजह हम खुद होते हैं। बस हम चिंतन नहीं करते बल्कि अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं, और यहाँ मामला गड़बड़ा जाता है। सर मुझे जानना है आपसे, जब आप स्टार्ट किए थे तो आपका अप्स डाउन्स हर इंसान के लाइफ में आता है, आपके भी लाइफ में आया होगा। एक टाइम आया होगा ना, एक मुश्किल टाइम आता है। मुश्किल टाइम में कौन आपके साथ खड़ा था? कैसे अपने आप को उस टाइम संभाला था आपने? देखिए, पहली बात तो एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण होता है, मैंने पहले ही बताया। पहली बात तो उम्मीद मत करो कि आपके बुरे समय पर कोई खड़ा होगा, और क्यों खड़ा स्टार्टिंग से ऐसे थे कि हाँ, आप बिल्कुल अभी नहीं, पहले से ही। और क्यों खड़ा हो कोई आपके बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये आपकी अपनी लड़ाई है, आप अकेले आए हो, अकेले ही जाना है, तो आपकी अपनी लड़ाई है। तो आप क्यों चाहते हो कि आपके लड़ाई के बीच में कोई आपको सपोर्ट करने आए? आप खुद ही अर्जुन हो, खुद ही भीष्म पितामह हो, खुद से ही आपको सब लड़ना है, सामना करना है लोगों का, और वही सही मायने में सही है। तो मैं इसमें बिलीव राजकुमार करता हूँ। कनौजिया सर को अगर बोला जाए एक शब्द में, क्या होगा? एक शब्द में आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करोगे? एक शब्द में मैं अपने आप को ये कहूँगा कि राजकुमार कनौजिया वो इंसान है जो ना कभी किसी का बुरा चाहता है, और ना ही वो किसी के, मतलब ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, देख कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। इस पर मैं बिलीव करता हूँ 100%। सर कोई आपका शुरू से इतना साल से आप काम कर रहे हो, कोई आपका स्टार्टिंग से कंपटीटर रहा है जिससे आपको जलन हुई हो, जिससे आपको कि यार ये मेरे से बहुत आगे निकल गया, यार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है आपका कोई कंपटीटर? देखिए, हमारी इतनी बातचीत में मैंने पहले ही कहा कि एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण होता है। तो मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं की। और रही बात कंपटीशन की, तो जब मैं अपने आप से compete कर रहा हूँ, लोगों की कंपटीशन में मैं हूँ ही नहीं शामिल, मैं वो रेस में हूँ ही नहीं। मैं खुद ही अपने आप से कंपटीशन कर रहा हूँ, अपने आप से ही मैं रेस लगा रहा हूँ। तो और ना ही मैं लोगों की चिंता, व्यर्थ चिंता करता हूँ कि कौन मुझसे आगे बढ़ गया, कौन कहाँ चला गया, मुझे क्या लेना देना है। मैं अपनी दौड़ में शामिल हूँ और खुश हूँ, और वही मेरा अंतिम ध्येय रहता है कि खुशी, बिकॉज़ हैप्पीनेस इज़ द की। अगर आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है और सहज होकर के, तो समझ लो वही आपकी कामयाबी है। एड्स, जो आप एड्स शूट करते हो, एड्स हुँ। में, फिल्म में, पेमेंट को लेके कैसा रहता है सर? एड्स में ज़्यादा पेमेंट मिलता है, फिल्मों में ज़्यादा मिलता है? एक एड वर्ल्ड ही है, देखो हमारे बीच प्रोडक्शन वाले भी बैठे हैं। एक एड वर्ल्ड ही है जो सबसे अच्छा वर्ल्ड है, जहाँ पर मतलब एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है और बहुत अच्छा दाम दिया जाता है। आप जो डिज़र्व करते हो उससे हाईएस्ट ज़्यादा पेमेंट कीजिए। आपका क्या रहेगा सर हाईएस्ट पेमेंट मैंने अभी एक तक? ऐड किया था मोटोरोला मोबाइल, जिसका मुझे 1 दिन में 5.5 लाख मिले थे। तो एड वर्ल्ड सबसे अच्छी दुनिया रहती है। और जहाँ पर मतलब जैसे आपका काम खत्म, आफ्टर पैकअप इमीडिएट पेमेंट मिलता है। वहाँ ये नहीं होता है कि अपने ही पैसे माँगने के लिए हमको ही बार-बार बोलना पड़ता है ब्रांड्स वाले पेमेंट, देते पेमेंट। होंगे, हाँ, ब्रांड वाले देते वहाँ अपने आप मिल जाता है, और बहुत अच्छे लोग होते हैं, सलीके से काम होता है, रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर, बहुत मज़ा आता है। अगर ऐड हम नियमित रूप से अगर करता रहे मैं, तो मुझे लगता है फिर कोई फ़िल्म या सीरियल फिल्म करने निकल की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, माहौल बहुत अच्छा रहता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अक्सर शूटिंग में टिफ़िन अपना ले जाता हूँ, लेकिन ऐड में नहीं लेके जाता हूँ, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती टिफ़िन की, क्योंकि वहाँ अच्छा ही खाना मिलता है, वहाँ सोडा वाला खाना नहीं मिलता है, बगैर सोडा वाला खाना मिलता है। आपके डिमांड के हिसाब से वहाँ पे मिलता है, हाँ, लोग सुनते हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ अच्छा रहता है सब। फिल्मों में वैसा नहीं होता सर। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है, बशर्ते बड़ी-बड़ी बैनर है, जैसे अभी मैं प्रियदर्शन की फ़िल्म की, वहाँ भी टिफ़िन नहीं लेकर गया। राम गोपाल वर्मा, वहाँ भी टिफ़िन नहीं लेके गया। तो अच्छी-अच्छी जगह वहाँ पर टिफ़िन या वाटर बॉटल की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर मुझे ये बताइए, आपका कोई ऐसा डायरेक्टर है जो, किसी डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का सपना है फ्यूचर में? शुरजीत सरकार के साथ काम करने की बहुत दिली तमन्ना है, इच्छा है, और अभी मैंने हाल-फिलहाल उनका मास्टर क्लास अटेंड किया था। हुँ। मतलब वो एक ऐसे अलग डायरेक्टर है जो एक्टर्स डायरेक्टर है।
एक्टर्स को ट्रेन करता एक्टर्स है, डायरेक्ट नहीं एक्टर्स डायरेक्टर, यानी कि खुद वो एक्टर है। एक्टर के हिसाब से अपना डायरेक्शन एंगल सेट करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्टर को राइट में एक ब्लॉकिंग दी गई है लेकिन वो लेफ्ट में जा रहा है, तो डीओपी से कहता है भाई अपना तामझाम लेफ्ट में ले जा। तो वो एक्टर्स डायरेक्टर है और पूरी खुली छूट देते हैं कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, ये वो एक बहुत अच्छा तालमेल रहता है, कोऑर्डिनेशन। तो मैं शुरजीत सरकार के साथ काम करना चाहूँगा, उनके साथ फिल्म करना चाहूँगा। वो एक अच्छे डायरेक्टर हैं, सुलझे हुए मुझे प्रतीत होते हैं। फिर रोनी स्क्रूवाला बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, उनके साथ काम करना चाहूँगा मैं। रोहित शेट्टी के साथ काम करना चाहूँगा मैं। आपने नहीं किया सर? नहीं गोलमाल कर का कुछ आपका स्टोरी हुआ था ना? हाँ, करता रह गया था। गोलमाल मैं ही करने वाला पहले, हाँ। करने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था जो कि आज भी रखा हुआ है मेरे पास। हाँ? हाँ, लेकिन तभी गोलमाल प्रोड्यूसर सेम थे लेकिन डायरेक्टर तभी अष्टविनायक की फ़िल्म थी पहले, अच्छा। गोलमाल 1, तो उसके प्रोड्यूसर जो वही थे लेकिन डायरेक्टर चेंज हो गए थे। तभी संगीत सिवन डायरेक्ट कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, तो रोहित शेट्टी आए बाद में और फिर उनकी अपनी लॉबी है, सब बदल गया फिर सेटअप, तो उसमें मैं नहीं रहा। तो इनफैक्ट आपने सर आवाज़ नहीं उठाई, बोला नहीं? इनफैक्ट आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैं और इरफान खान हम साथ ही गए थे उस फ़िल्म के लिए और हमारा साथ में ही हो गया था उस फ़िल्म में। कॉन्ट्रैक्ट हाँ, साइन? कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, लेकिन फिर हुआ नहीं। लेकिन ठीक है, और तभी आवाज़ नहीं इसलिए उठा पाया मैं क्योंकि तभी मैं भी नया-नया था, बहुत पहले की बात है ये। नया-नया था और फिर आवाज़ उठाने से अच्छा है अपनी आवाज़ बुलंद करने पर काम करो। और मैं मूव ऑन कर गया और अपना काम करता गया और फिर अपने आप, जैसे अभी राम गोपाल वर्मा ने मुझे बुलाया, ऐसे ही क्या पता कल को रोहित शेट्टी का फ़ोन आ जाएगा और वी एक्टर्स आर वन फ़ोन कॉल अवे। सर ऐसा कोई आर्टिस्ट बचा? आपने इतने बड़े-बड़े कलाकार के साथ आपने काम कर लिया, तीनों खान के साथ, फिर आपने इतने बड़े-बड़े इरफान खान सर के साथ, कपूर फैमिली के साथ आपने काम किया। कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो को एक्टर है आपका जिसके साथ आप काम करना चाहोगे फ्यूचर में? जिसके साथ अभी आपने किया नहीं है लेकिन एक चाहत है दिल में कि मुझे इनके साथ काम करना है। मैंने अभी हाल-फिलहाल एक फ़िल्म देखी, इडली कढ़ाई। धनुष जिसके राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, मेन एक्टर भी है, धनुष। धनुष? हाँ, मतलब कमाल की फ़िल्म है और कमाल का एक्टर है और कमाल का डायरेक्टर है और राइटिंग सेंस उफ़! तो मतलब सच में उनके साथ मैं ललायित हूँ काम करने के लिए। अगर उनके साथ मौका मिलता है तो मैं एक सुनहरा चौका मारना चाहूँगा। तो सर अभी-अभी हमने एक हमारे बीच में एक मूवी आ रही है एस.एस. राजामौली सर की, वाराणसी। आपने देखा होगा, टाइटल भी आया है मार्केट में। तो उन्होंने बाहुबली बनाई थी, आपने देखा, सबने, पूरी दुनिया ने देखा। ज़्यादातर उनकी मूवी में विजुअल्स सीन्स थे। वाराणसी को आप कैसे देखते हो? सबसे पहले तो बाहुबली में रम्या कृष्णा जिन्होंने किरदार निभाया बाहुबली की माँ का, तो उनके वो अभी हाल-फिलहाल ही मैंने उनके साथ एक्टिंग की, मेरी को-एक्टर थी। यही पुलिस स्टेशन में भूत, राम गोपाल वर्मा की फ़िल्म में, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो उनसे बहुत कुछ मुझे जानने को मिला कि मतलब ही इज़ ग्रेट, राजामौली जी सर। बहुत मतलब डिज़र्व करते हैं आज जो कुछ भी उनका नाम पूरे हो हल्ला भौकाल मचा हुआ, वो डिज़र्व करते हैं। दूसरी बात, देखो, एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बात कही थी, क्रिएटिविटी डज़ नीड मनी। मतलब बिना पैसों के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। और वो सिर्फ़ पैसा ऐसे ही नहीं खर्च करते फ़िल्म में, उनका खर्चा दिखता है, प्रोडक्शन वैल्यू दिखता है, ग्रैंडियर दिखता है, ऐसे ही नहीं खर्चा करते हैं। और अभी हाल-फिलहाल जो उन्होंने टाइटल के लिए सिर्फ़ 15 करोड़ सुना जा रहा है, सुनने में आया कि 15 करोड़ खर्चा हुआ है। तो इस 15 करोड़ में मेरे ख्याल से बॉलीवुड में कितने लोग 15 करोड़ में, मेरे ख्याल से फिल्में 20-25 नहीं 20-25 डायरेक्टर वो 15 करोड़ को अलग-अलग लेके कोई 80 लाख, कोई 40, ऐसी फिल्में बन जाएगी। कम से कम 25 फिल्में बन जाएगी। इतना मतलब खाली उन्होंने टाइटल लॉन्च करने में लगा दिया। तो और ये हम सबको, कई लोगों को लगता है वेस्ट ऑफ मनी, नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। ये टाइटल, ये 15 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इतना बड़ा जब भव्य इवेंट होता है तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब आते हैं, वर्ल्ड जानता है। हाँ, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी की शादी हुई थी तो हमको लगा कि बहुत खर्चा हुआ अनंत अंबानी की शादी में, लेकिन मेरे ख्याल से वो खर्चा नहीं था उनका, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज था और वो इन्वेस्टमेंट था। और मैं यकीनन दावे के साथ कहता हूँ कि अब उन्होंने 5 टाइम ज़्यादा कमा लिया होगा वो शादी से ही।
गिमिक है ये सब। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम्म। हम आपकी फिल्में जो आती है और बहुत सारे एक्टर्स की जो फिल्में आती है, जो न्यू न्यू एक्टर्स आते हैं, तो उनके पीछे भी इवेंट्स करना चाहिए और उनको भी एक लेवल पे जो उनके प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, उनको प्रमोट करना चाहिए? कि सबसे पहली बात तो फ़िल्में बड़ी या छोटी नहीं होती है, फ़िल्में अच्छी या बुरी होती है। अभी जैसे एक मिसाल देता हूँ, मैंने हाल-फिलहाल एक फ़िल्म की अन्वेषण, तो वो अभी सिल्वर जुबली कर रही है बंगाल में, सिर्फ़ बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर उसके सब मार्केटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ हो रहा है इसलिए वहाँ कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, तो नहीं। यहाँ वो पहले हफ्ते में ही उतर हाँ, गई। मार्केट ही नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, तो तो ये हर एक फ़िल्म का होना ही चाहिए होना मार्केटिंग। जैसे चाहिए। आज आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, अगर इसका मार्केटिंग ही नहीं होगा, इसका प्रॉपर आप रीच नहीं बढ़ाओगे, तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा कि हम दोनों ने हुँ, ऐसा कुछ एक्टिविटी किया है। तो राइट। कोई भी एक्टिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, उसका प्रमोशन, इवेंट होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। बहुत सारी हमारी स्टोरीज़ और फ़िल्में आती है और बहुत अच्छी होती है और उनकी मार्केटिंग की वजह से वो फ़िल्में नहीं चल पाती। एक लेवल पे जो कलेक्शन होना चाहिए, उसका नहीं होता है। और कोई-कोई फ़िल्में हम देखते हैं कि वो जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अच्छे पैसे वाले, बजट वाले होते हैं, तो उसको प्रमोट और एडवर्टाइज़ करके उस मूवी को यहाँ से यहाँ लेके चले जाते हैं। जबकि हम एट द एंड में जाके हम देखते हैं थिएटर में, तो पता चलता है कि अरे! तो स्टोरी में कुछ था ही नहीं इतना, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जिस हिसाब से प्रमोशन हुआ था इसका। देखो, मार्केटिंग का दूसरा अर्थ ये होता है लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाना। जब तक चीज़ लोगों तक पहुँचेगी नहीं, लोग उसका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे कैसे? माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तब करते हैं जब उनके कान तक बात पहुँचती है या मोबाइल तक बात पहुँचती है। अभी तो सब कुछ अपनी पूरी दुनिया डिजिटल हो मुट्ठी में गया। आ गई है, तो मोबाइल के ज़रिए पता लगता है, पहुँचेगा कैसे? इवेंट, हुँ। मार्केटिंग, गिमिक, इससे पता चलता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों तक पहुँचेगा, तब जाकर के लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे। न तो फिर ये जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी कामयाबी, नाकामयाबी के पीछे हम वजह खुद होते हैं। ऐसे ही ये प्रोडक्ट का होता है, फ़िल्म एक प्रोडक्ट होती है। बाय प्रोडक्ट होती है। तो उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट तब आएगा जब हम लोगों तक पहुँचेंगे, उसका रीच पहुँचेगा। जब रीच ही नहीं पहुँचेगा तो फिर क्या फ़ायदा? और खाली मार्केटिंग करना भी उतनी ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी हुँ। सवाल पर आता हूँ, खाली मार्केटिंग करके भी उतना उपयुक्त नहीं है। वो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। फिर होता यूँ है कि मार्केटिंग पब्लिसिटी हो जाती है लेकिन चीज़ ही अच्छी नहीं है तो फिर कैसे वही लोगों सर, तक पहुँचेगी? वही बात है हाँ। कि जो एक्चुअल में चीज़ हुँ, होता है, जो मटेरियल हुँ, होता है वो हुँ। मार्केट में आता ही नहीं है। हाँ। और जो एक्चुअल में होता ही नहीं है उस लेवल का, वो मार्केट में आ बिकॉज़ जाता है। अल्टीमेटली आज की तारीख में लोग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा चाहते हैं। अब वो दिन चला गया कि लोग सिर्फ़ अमिताभ बच्चन को देखने जाते थे सिनेमा में। उनको लेना-देना नहीं था कि फ़िल्म की क्या स्टोरी है, क्या कहना चाहता हुँ। है, विलन कौन है, कॉमेडियन कौन, उनको कोई नहीं, उनको सिर्फ़ अमिताभ बच्चन को देखने जाना था बस। और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन की विद ड्यू रिस्पेक्ट कई सारी फ़िल्में जो सच में अच्छी नहीं थी, वो भी चल पड़ी इस फ्लो में। अभी करंट में जो भी पॉलिटिक्स को लेके आप हुँ। किसको ऐसा एग्ज़ाम्पल देना चाहोगे? मैं मैं देखिए हम एक्टरों को तो ये सबसे दूर ही रहना चाहिए पॉलिटिक्स से। हुँ। तो मैं भी कोई पार्टी विशेष आदमी नहीं हूँ। मैं एक लिबरल आदमी हूँ और जो सियासत में अच्छा काम करता है मैं उसका साथ देता हूँ। कौन-सा आज आज के डेट में कौन काम कर रहा है सबसे आपके आज हिसाब की से? डेट में जो अच्छा काम करता है वो मुझे मालूम है और मैं भी नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि फिर मैं पार्टी विशेष आदमी हो जाऊँगा। इंडिया का जो एक जनरेशन अभी चला है और आपके हिसाब से उसको देखते हुए क्या बदलाव चाहते हो सर इंडिया में अभी? इंडिया में मैं ये परिवर्तन चाहता हूँ कि लोग एकदम सतर्क हो जाएँ, एक-दूसरे की इमोशन की कदर करें। यहाँ इमोशन की कदर नहीं हो रही है, तो एक-दूसरे की इमोशन की कदर करें, प्रोफ़ेशन की कदर करें, इज़्ज़त दे और इज़्ज़त ले और एक-दूसरे को सपोर्ट करें ना कि काटे। सर आजकल एक दौर चला है इंडिया में कि अभिनेता से नेता लोग बन रहे हैं और बहुत सारे लोग बने हुए हैं। आपके ही इंडस्ट्री के लोग हैं जो अभिनेता थे, नेता में कन्वर्ट हुए, बने हैं। तो इस चीज़ को आप अभिनेता से नेता बनते हुए इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? अभिनेता से नेता जो बनते हैं, इसका मतलब अभी जो नेता है वो नेता बन रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो मेरा मानना है कि अभिनेता वही नेता बनता है या फिर नेता वही अभिनेता बनता है
जो सारे दांव-पेच को जानता है, षड्यंत्र को जानता है। मेरा मानना है एक नेता ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होता है। उससे अच्छा अभिनेता कोई है ही नहीं। फिर चाहे आप लालू प्रसाद यादव ले लें, कोई भी, मतलब आई कंसिडर देम एज़ द फाइनेस्ट एक्टर एवर। बहुत अच्छी, उम्दा एक्टिंग करते हैं। उनके सामने हम लोग तो बौने हैं। तो और जिनका आप ज़िक्र कर रहे हो, जैसे रवि किशन जी, ये वो, तो ये सब लोग एक पारी खेल रहे हैं और एक ऐसी श्रेणी में आ चुके हैं जहाँ वो लोग, अब उनको लगता है कि अभी बस यहाँ जितनी एक्टिंग थी हमने कर ली है, तो अभी एक अलग, उन लोग अलग इसमें चले गए हैं, अलग स्कूल ऑफ थॉट में चले गए हैं और अल्टीमेटली सब एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, टिके रहने की, बने रहने की। ये क्रिया है। आपको नहीं लगता है कि जो एक अब नेता का काम क्या होता है आपके हिसाब से? नेता का काम क्या होता है वो हम सब जानते हैं। नेता वो होता है जो अभिनेता नहीं बनता। नेता लोगों तक पहुँचता है, उसकी चीज़ों को, उसकी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। उसका पूरा करता है वो। ये नेता का रोल होता है। लेकिन ये रोल ना करके वो कोई दूसरी कैरेक्टर का रोल करने लग जाता है, तो वो गलत है। तो एक नेता को समाज की सारी चीज़ों को जान कर के उस पर खरा उतरना चाहिए। जो करने आया है, जो जिसके लिए वो शपथ ग्रहण करता है, हाँ। शपथ लेता है, वो उस पर वो खरा उतरना चाहिए। तो वो नेता जब ये नहीं करता है तो ऐसे नेता को मैं अभिनेता मानता हूँ, क्योंकि वो नेता फिर अभिनेता बन जाता है, वो एक्टिंग करने लग जाता है। और सर यही शायद कारण रहा है हमारे इंडिया हुँ। में, जिसकी वजह से हमारी जो जनता है, जो हमारी पब्लिक है, वो हुँ। एक्चुअल जो ग्रोथ होना चाहिए इंडिया में, हुँ। वो नहीं हो पा रहा है। आप हुँ। मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल मानता हूँ मैं, यही वजह है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर मतलब सब कुछ अटक जाता है, फिर लोग भटक जाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी टाइम हमने बात किया, बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। तो जाते-जाते आप हमारे ऑडियंस को, हमारे इंडिया पब्लिक को, सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले एक मैसेज तो आपकी, जो हमारे इंडस्ट्री में आने वाले जो न्यू हुँ। कमर्स है, जो भी एक छोटे-छोटे गरीब फैमिली से होते हैं, जिनका सपना है कि नहीं मुझे करना है, एक एक छोटी चारदीवारी में बैठ के भी वो लोग सपने देखते हैं। उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका क्या रहेगा? और जो हमारा एक करंट में एक चल रहा है मार्केट में चीज़ों को लेके, एक करियर को लेके, प्रोफ़ेशन को लेके, और वो पूरा करने के लिए निकले हुए रास्ते पे अपने हैं, और उनके अलग-अलग सिचुएशन, परिस्थितियाँ, उनको एक क्या मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, आप सबसे पहले तो आप पढ़ाई करके आओ। जो भी आपका तालीम है, वो तालीम हासिल करना अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त आप अपने फ़िटनेस को लेकर के आओ। यू शुड बी वेरी फिट इनफ टू परफ़ॉर्म। फिर चाहे वो फिज़िकल मूवमेंट हो, कुछ भी हो, आप फिट होना चाहिए। तीसरा, आपकी भाषा, आप जो भी भाषा में काम करना चाहते हैं, हिंदी में या अंग्रेज़ी में या जो भी है, उस भाषा पर आपकी पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए। तो वो भाषा सीख कर के आए और आप बहुत एक लिबरल होकर के आए। मतलब कास्ट, क्रीड, रेसिज़्म, जात-पात, ऊँच-नीच, कद-काठी, रंग-रूप के ऊपर उठ कर के आए, तो अच्छा रहेगा। और आप ईगो को निकाल कर के आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप में किसी भी प्रकार का कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐब ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐब, फिर चाहे वो सिगरेट हो, दारू हो, कुछ भी हो, वो भी नहीं होना चाहिए आपके भीतर। और आप एक ऐसे सहज इंसान होने चाहिए जिसके भीतर सिर्फ़ एक शिद्दत हो, इबादत हो एक्टिंग के प्रति, तो ही आप इस फ़ील्ड में आए। और ये सोच कर के आए कि अगर एक बार आ गए हैं तो फिर जीना-मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये सोच कर के आना चाहिए, फिर आपको इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, गिव अप का सवाल पैदा होगा ही नहीं। ये सोच कर के जिस दिन आप आ गए, आप कभी नहीं भटकोगे और आप मंज़िल अपनी वाक़ई पा लोगे। फिर चाहे आप गरीबी में रहो या कैसे भी रहो, आपने आना ही है वहाँ पर। और सर जो हमारा यूथ
एक अलग-अलग एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं, ये तो चलिए एक्टिंग प्रोफ़ेशन का हो गया, आपके प्रोफ़ेशन का हो गया, जो अलग-अलग एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जिनके प्रोफ़ेशन है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और उनकी फैमिली किसी-किसी के ऐसे होते सपोर्ट नहीं करती है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको भी यही कहना चाहूँगा, जो इसमें ही छिपा हुआ है कि तालीम हासिल करें, फ़ोकस्ड रहे, अपने गोल से ना भटके और आप उस चीज़ के पीछे इतना आप आर-एन-डी करें, इतना होमवर्क करें कि जो आपके संगी साथी हैं, अगर उस फ़ील्ड को जानते हैं, तो उनके पीछे आप रहें और नेगेटिविटी से दूर रहें और सकारात्मक ऊर्जा से लबालब रहें, तो यकीनन अच्छा ही होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच सर और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात हुँ। करके और मिलके। ये हमारा सौभाग्य है, अरे मेरा भी। आपके साथ हमने बातचीत करी इतनी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी और मुझे भी उतना ही अच्छा लगा जितना आपको और ईश्वर करे यही बात वहाँ भी सामने भी आए आगे यस जाकर के। यस सर, थैंक यू सो मच।